कवर करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ। सबसे पहला चैप्टर कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द टर्म ऑडिटिंग, स्टेट टू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या होता है और ऑडिट के मैंने आपको दिए हैं दो ऑब्जेक्टिव बताने को। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो गया। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप डॉक्टर के पास में जाओगे, किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास में जाओगे, तो डॉक्टर आपको चेकअप करने के बाद में वो अपना जो रिव्यू देता है वो क्या देता है, इंडिपेंडेंट देता है। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास में कोई अकाउंट्स आ रहा है जिसको मेरे को ऑडिट करना है, तो मैं भी क्या करूंगा, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म करूंगा। ठीक है, पर अगर वो अकाउंट्स मेरे भाई का हो, अगर वो अकाउंट्स मेरे पापा का हो, अगर वो अकाउंट्स मेरे रिलेटिव्स का हो, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर पाऊंगा? नहीं। तो मेरे साथ बोलिए, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और, चाहे वो प्रॉफिट कमाता हो चाहे वो प्रॉफिट नहीं कमाता हो। फॉर से एग्जांपल, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कौन सी है, रिलायंस। रिलायंस क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। टाटा क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो तो प्रॉफिट नहीं कमाता। जैसे मान लीजिए अयोध्या में राम मंदिर बना, तो राम मंदिर कौन चलाएगा, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट क्या होता है, एनटीओ होता है। तो क्या इस एनटीओ का हम लोग को ऑडिट कराना पड़ेगा? आंसर इज यस, कराना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब समझाओ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। हम लोग एक्चुअली अकाउंटिंग, हम लोग जो ऑडिट करते हैं वो ऑडिट किसका करते हैं, बोलो, पीएल अकाउंट का, बैलेंस शीट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और किसका करते हैं, इसी का तो ऑडिट करते हैं। तो फिर से बोलो, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। कोई मतलब नहीं उसके साइज और लीगल फॉर्म से। भैया साइज का मतलब कोई लार्ज स्केल में बिजनेस करता है, कोई 500 करोड़ वाली कंपनी है सर, कोई 1000 करोड़ वाली कंपनी है, पर मेरी कंपनी तो 2 ही करोड़ की है, तो क्या मुझे भी ऑडिट कराना पड़ेगा? हाँ, कोई मतलब नहीं आपके साइज और उससे। सर लीगल फॉर्म का मतलब समझाओ, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। अरे बोलो, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो भी आपका ऑडिट होगा, अगर आप एलएलपी हो तो भी आपका ऑडिट होगा, अगर आप कंपनी हो तो भी आपका ऑडिट होगा। तो कोई लीगल फॉर्म से भी कोई मतलब अपने को नहीं है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, ये सारे एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। और ये सारे एग्जामिनेशन करने के बाद में ऑडिटर अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है। किस चीज का ओपिनियन देता है कि आपका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब पीएल अकाउंट जो भी आपने बनाया है वो एक्यूरेट बना है कि नहीं बना है, मतलब वो ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है तो वो कौन सा ओपिनियन देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा? नहीं सर, वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा। और अगर वो सर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है विद सर्टेन रिजर्वेशन, तब वो क्या देगा, अनक्वालिफाइड, सॉरी क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। वेरी गुड, समझ में आया। और एडवर्स ओपिनियन भी है और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी है। बोलो क्लियर हो गया? नाउ तो ऑडिट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्त, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे देखिए क्या लिखा है, अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे 200 के तरफ। अच्छा सर ऐसे क्या होता है, देखो ऑडिट में ना, ऑडिट करे कैसे, किसी भी चीज, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि चलो बैंक का ऑडिट करते हैं, तो करेंगे कैसे? मैं बोलता हूं कि चलो किसी
कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो करे कैसे? इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ऐसे बना रखा है। ऐसे का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन विथ रिगार्ड टू ऑडिट इज गिवन। फॉर से एग्जाम्पल, अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो ऑडिट करते हैं ना, वो ऐसे इसको फॉलो करके करते हैं। और सबसे पहले ऐसे कौन सा है? ऐसे 200, जो हमें बताता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होगा इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट वुड बी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनो, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। सर, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ऑडिटर आपको कंफर्मिटी नहीं दे सकता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। आई डू नॉट गिव यू द गारंटी दैट यू विल ऑल क्लियर योर एग्जाम्स। मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। किस चीज का एश्योरेंस दे सकता हूं? कि अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने मेहनत की है, तो आप क्लियर कर जाओगे। तो ऑडिटर भी, कोई भी डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ये नहीं बोलता है कि ऑपरेशन वुड बी सक्सेसफुल, एकदम 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि देखिए इस केसेस में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आप मान के चलिए कि आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा। तो हमें एज एन ऑडिटर क्या लेना है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है अबाउट financial statement as a whole, very important word, are free from material misstatement। उसमें कुछ भी ऐसी बड़ी गलती नहीं हुई है। are free from material misstatement। सर, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework। मतलब जो भी अकाउंट प्रिपेयर हुआ है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ है। जो भी अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पे प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहला जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है, फेंकने के बजाय लॉजिकल आंसर लिखना, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कोई बड़ी गलती नहीं हुई, सारे बड़ी गलतियों से दूर रखा गया। छोटी मोटी गलती होना इज अ डिफरेंट थिंग। सर, दूसरा क्या बोल रहा है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट बना करके दीजिए, एंड कम्युनिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एसेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑडिटर ने क्या क्या ढूंढा है, ऑडिटर ने क्या क्या गलती पकड़ी है, ऑन द रिपोर्ट वो क्या करेगा? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे देगा, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट। समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन है ना, डिफाइन क्या ऑडिट एंड स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, इसको लिख लीजिए। कैटेगरी बी टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे आप। लिखो कैटेगरी बी। कैटेगरी बी सर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 5 मार्क्स के लिए। पर मेरा इंडिकेशन यही होगा कि आप हर पेपर में जहां पे भी कंसेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन आए, ऑडिट का डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, एक इंट्रोडक्शन जरूर बना करके आइएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं सर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइए। लिखिए कैटेगरी ए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन छप सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटेगरी ए क्वेश्चंस। और मेरे साथ बैठ करके याद करके जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, 45 से 50 मिनट का चैप्टर है। अगर आप मेरे को अच्छे से सुन लेंगे, आपको आपका चैप्टर नंबर 1 10 नंबर का ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहला देखो क्या लिखा है, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट का प्रिंसिपल बताओ, और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑडिटिंग प्रिंसिपल। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने डायरेक्टली कॉपी किया है फ्रॉम दी ऐसे 200 से। क्या लिखा है? एज पर ऐसे 200 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ऑडिट करने के पहले क्या सिद्धांत को फॉलो किया जाए? ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? ऐसे 200 में बोल रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट डिस्क्राइब्स द बेसिक प्रिंसिपल व्हिच गवर्न द ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी एज एन ऑडिटर। मेरा क्या एक रोल प्ले होगा? ठीक है, टू कंप्लाई विथ व्हेनेवर एन ऑडिट इज कंडक्टेड। दिस प्रिंसिपल इंक्लूड, रट के मत जाना, समझ के जाना, पॉइंट्स याद कर लेना, बाकी लिख दीजिएगा।
ठीक है। नाउ सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल आता है, द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। क्या लिखा हुआ है बोलो? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। मतलब द ऑडिटर, ध्यान से सुनना एक बार, क्या लिखा हुआ है दोस्त? क्या लिखा हुआ है? द ऑडिटर शुड बी, क्या होना चाहिए? ऑडिटर को क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लॉयर के पास जाते हो, लॉयर को क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर क्या होना चाहिए? वो सीधा बतावे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। एन ऑडिटर हैज टू बी, इट हैज टू बी क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए अपने क्लाइंट को लेकर के। किसको लेकर के? क्लाइंट को लेकर। एंड सिंसियर। एक देखिए, आपको पूरा पता चलेगा कि एक ऑडिटर का नेचर, एक ऑडिटर का बिहेवियर, एक ऑडिटर का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में आप पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, कौन सा? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस वाला, तो आपके लिए 3 वर्ड इज इंपॉर्टेंट। की वर्ड क्या है? एन ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू द प्रोफेशनल वर्क। जब भी वो काम करे तो इट हैज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए विद द क्लाइंट। आप मेरे पास पढ़ने आते हो, 2 दिन बाकी है, इट हैज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? इट हैज टू बी सिंसियरिटी, सिंसियरिटी आपको दिखाना ही पड़ेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन ऑडिटर हैज टू बी ऑनेस्ट वन, वो ईमानदार रहे किसके प्रति? क्लाइंट के प्रति। ही मस्ट बी फेयर एंड शुड मेंटेन इम्पार्शियल एटीट्यूड। आज आप लोग मेरे पास पढ़ने आते हैं, किसी को मैं ज्यादा फेवर करूं और किसी को कम फेवर करूं, तो आप बोलते हैं ना सर आप पार्शियल हो, आप बायस्ड हो। तो एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए? बायसनेस नेचर का नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियल एटीट्यूड एंड बोथ अपीयर टू बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, किसी से भी पैसा लेकर के उसका काम ना करो। समझ में आ रहा है? और आप देखेंगे ये जो प्रिंसिपल है, ना ही एक ऑडिटर में, आप कोई भी प्रोफेशनल बॉडी को उठा के देख लीजिए, आईएएस को देख लीजिए, आईपीएस को देख लीजिए, बोलो यस और नो। आप किसी भी ऑफिसर्स को उठा के देख लीजिए, डॉक्टर को उठा के देख लीजिए, लॉयर को उठा के देख लीजिए, सीएस को उठा के देख लीजिए, उसमें ये तीनों नेचर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑनेस्ट हो, वो ऑनेस्ट हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। बोलिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला, अरे सब कोई बोलो यार, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। कितने मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स में कम। कैटेगरी ए का मतलब होता है 10 नंबर। सर दूसरा क्वेश्चन बताओ, कॉन्फिडेंशियलिटी। सर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? मैं आपके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करने वाला। फॉर से एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर के पास में जाने के बाद में मैंने उसकी अपनी डिजीज बताई। अब वो डॉक्टर क्या कर रहा है? मेरे कोई भी रिलेटिव आता है, उसको मेरे डिजीज के बारे में बक देता है। इज दैट कॉन्फिडेंशियल? नो। देखोगे आपके घर में लेटर आता है, उसमें वर्ड लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब क्या है? ये वही खोलेगा जिसके नाम पे वो लेटर है। तो भाई मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं ध्यान से सुनिएगा, रिलायंस का ऑडिटर हूं और रिलायंस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं, और मेरे पास कोई टाटा वाले क्लाइंट आ जाते हैं, तो क्या करूं मैं? रिलायंस के इंफॉर्मेशन को लेकर के टाटा को लीक कर दूं क्या? नहीं ना। तो क्या मेरा प्रोफेशनलिज्म में होना गलत होगा ना? प्रिंसिपल तो यही बताता है कि आपके द्वारा इंफॉर्मेशन जो आपके पास किसी भी कंपनी या किसी भी अकाउंट्स का है, आप किसी दूसरे तीसरे को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू कैन मार्क इट ही ओवर हियर, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यही आपको एग्जामिनर को चमकाना होता है। Acquired in the course of work and should not disclose any such information towards third party without any specific authority। मेरे से बिना पूछे मैं तुम्हारा इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। प्लीज मुझे बताओ पहला प्रिंसिपल क्या था दोस्त? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। दूसरा क्या था सर? कॉन्फिडेंशियलिटी। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। आपको पता है एक ऑडिटर अपने से सारा काम नहीं कर सकता।
उसका सारा काम, सीए का सारा काम उसके आर्टिकल क्लर्क कर रहे होते हैं। मान लीजिए मैं अपने 5 आर्टिकल क्लर्क को किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए भेजा, वो जो भी काम करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या 5 वो आर्टिकल क्लर्क होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीए। इसलिए आप यहां पर बैठ करके जो भी कंडक्ट करेंगे उसका सारा बिल किसके नाम पे फटेगा? मेरे नाम पे फटेगा। यानी कि आई वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसकंडक्ट बिहेवियर मेड बाय यू टू एनीवन। बोलो क्लियर है? आप मेरे सेंटर के बाहर जाके जो भी करिए उस मिसकंडक्ट का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। व्हेन द ऑडिटर्स डेलीगेट्स वर्क हिज असिस्टेंट्स। और सर क्या इसके अंदर मैं खुद के वर्ड्स लिख सकती हूँ? यस, कीवर्ड्स उठाइए। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कीवर्ड अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी फेज पैराग्राफ, ऑनेस्ट, सिंसियर, ये वाला क्या था? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपका कीवर्ड्स था। आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करिए। और ये क्या बोल रहा है? वर्क जो भी आर्टिकल असिस्टेंस करेगा, कौन करेगा? बोलो। यस, आर्टिकल असिस्टेंस करेगा, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जब ऑडिट होता है ना, तो मान लीजिए अगर 5 से 6 दिन का ऑडिट है ना, तो 6 दिन आर्टिकल क्लर्क ही जाता है उसका ऑडिट करने के लिए। 5वां दिन में सीए आता है और सारा काम देख लेता है कि भाई तूने ये किया है, भाई तूने ये किया है, भाई तूने ये किया है। और अगर वो नहीं करता है तो उसको समझा दिया जाता है, नहीं तो फिर एक फाइनल रिपोर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद बना करके दे देता है। चलिए चौथा, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। नाउ प्लीज मुझे बताओ स्किल एंड कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? लिसन, स्किल एंड कॉम्पिटेंस के बारे में बात करते हैं। नाउ स्किल एंड कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? लिसन, स्किल एंड कॉम्पिटेंस का मतलब होता है, व्हाट डज स्किल एंड कॉम्पिटेंस मीन्स? एक सीए के पास में स्किल एंड कॉम्पिटेंस होता है। जस्ट लाइक अगर आप बोलते हैं कि विराट कोहली एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। कौन? विराट कोहली इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास स्किल है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस करी हुई है, तभी जाकर के आज वो इतना इकोनॉमिकल है, वो आज इतना अच्छा बैटिंग कर पा रहा है। तो एक ऑडिटर भी, ऑडिटर के पास स्किल कैसे आएगा? जब वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा अपने प्रोफेशन को। कॉम्पिटेंस कैसे आता है? मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है, पर डिग्री बनाने के लिए, डिग्री लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉम्पैक्ट मतलब बोलते हैं ना, कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए हर चीज का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने पढ़ा है, मैं कॉम्पिटेंट हूं, तभी मैं आपको ये बीकॉम सेमेस्टर 5 ऑडिट पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज नहीं पढ़ाता। कैपेबिलिटीज, वेरी गुड। सो आर यू कैपेबल? फर्स्ट वन। दूसरा स्किल, स्किल का मतलब क्या हो गया?
आप जितना प्रोफेशनल वर्क करेंगे, आप जितना काम करेंगे, उतना आपके पास में क्या आएगा, स्किल आता आएगा और आप बेहतर होते जाएंगे। तो स्किल एंड कॉम्पिटेंस के अंदर में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। द ऑडिटर रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस which can be adjusted through a combination of general education. I first told you कि सबसे पहले आपको क्या लेनी होगी, डिग्री लेनी होगी। आपको ऑडिटर बनना, मैं पढ़ाऊंगा कंपनी ऑडिट के अंदर में कि हु कैन बिकम एन ऑडिटर। तो वहां पे साफ साफ एन ऑडिटर हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट मीन्स डिग्री प्रोवाइडेड बाय द ICAI। किसी दूसरे को पावर है ही नहीं कि वो ऑडिटर बन जाए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा सर, एजुकेशन। फिर क्या होना चाहिए, एडुकेट है, ट्रेनिंग आपने ली है। हाँ सर, 3 साल की आर्टिकल ट्रेनिंग होती है, 2.5 साल की आर्टिकल ट्रेनिंग होती है। हम लोग बहुत सीखे हुए सर, डेली सुबह 11 बजे निकलते थे, शाम को 6 साढ़े 6 बजे आते थे घर, और 2000 रुपए का स्टाइपेंड ही मिलता था हमें। बहुत बर्दाश्त किया सर, उसके बाद डिग्री मिली और 60-70 हजार रुपए महीने का कमाने लगे। एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस कैसे ग्रैब करोगे, जैसे जैसे आप काम करोगे। मैंने अभी आपको कहा ना, विराट कोहली के पास इतना एक्सपीरियंस है, उसने साउथ अफ्रीका, उसने ऑस्ट्रेलिया खेला, उसने हर बॉलर को खेला। नाउ ही इज गेटिंग दैट एक्सपीरियंस। नाउ टेक्निकल नॉलेज ऑब्टेन थ्रू स्टडी एंड फॉर्म comes concluded by a qualifying examination including pronouncement of ICAI and competence in auditing. आप ये 4-5 लाइन नहीं लिखना चाहे मत लिखिए, पर इतना तो लिखेंगे कि उसके पास एडुकेट, ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, एवरीथिंग होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है बताओ, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज डॉक्यूमेंटेशन मीन? नहीं जी, आप एक बात बताइए, एक सीए ऑडिटिंग करता है, उसके पास कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होगा ऑफ द क्लाइंट। वो किसको देख करके, जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास एक्सरे रिपोर्ट है, जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, उसी तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में अपने क्लाइंट के द्वारा दी गई सारा का सारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। क्या लिखा है, द ऑडिटर शुड मेंटेन डॉक्यूमेंट व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट ऑडिट वाज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स। आप ऑडिटर बन गए, आप ऑडिट करने जाओगे, तो क्या आप बिना प्लानिंग के चले जाओगे? मैं पढ़ाने आता हूं तो आपको लगता है कि मैं विदाउट एनी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के आ जाता हूं? नहीं, मेरे माइंड सेट था कि आज मैं जाऊंगा और कंसेप्ट और नीड और पर्पस ऑफ ऑडिट का क्लास लूंगा। दैट वाज माय प्लानिंग। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा के क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्टली जंप क्यों किया? मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाना ही बेस्ट होगा, नॉट एज इंपॉर्टेंट पार्ट बट प्लानिंग होगा। प्लानिंग अगर सोफिस्टिकेटेड रहेगा, कोई भी क्रिकेट मैच में हर कोई प्लानिंग करके उतरता है, कोई भी एग्जाम में हर कोई क्या करके उतरता है, प्लानिंग। द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन अ नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। जैसा क्लाइंट का बिजनेस होगा वैसा वैसा क्या होगा, प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट एविडेंस। द ऑडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को क्या चाहिए, एट लास्ट sufficient audit appropriate evidence चाहिए through the performance of compliance procedure to enable him to draw a reasonable conclusion. Auditor कभी भी आपको confirm नहीं देगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक है auditing and assurance standard। इसका मतलब मैं आपको कभी भी क्या नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता। मैं क्या दूंगा आपको, रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा, ठीक है। लास्ट में आ जाता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। हाँ, 2-2 लाइन करके आप लिखिए। सबसे पहला बताओ, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। अब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत है, वर्क परफॉर्म बाई अदर्स। चौथा क्या था बताओ, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, वेरी गुड। पांचवा क्या था, डॉक्यूमेंटेशन। छठवा क्या था, प्लानिंग, हो गया याद। सातवां क्या था, ऑडिट एविडेंस। और आठवां क्या था, अभी कर रहे हैं, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। द ऑडिटर शुड रिव्यू एंड एक्सेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ हिज बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओपिनियन कैन बी क्वालिफाइड। कितने तरह के इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं आपको,
कितने तरह के इंफॉर्मेशन, कितने तरह के कंक्लूजन ऑडिटर आपको दे सकते हैं? ओपिनियन बताओ। क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो 4 तरह के ऑडिटर के पास में ओपिनियन एक्सप्रेस करने को है। पहला क्या है? एडवर्स ओपिनियन। दूसरा क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तीसरा क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन। चौथा क्या है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। फैंटास्टिक। पहला क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा क्या है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तीसरा क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। चौथा क्या है? एडवर्स ओपिनियन। सब करेंगे, अभी करेंगे कि चारों का मतलब और चारों ऑडिटर रिपोर्ट कब एक्सप्रेस करता है। समझ में आ रहा है? तो ये कैटेगरी ए टॉपिक है। आप लोग करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का से जाएंगे? करके आएंगे ना? गुड।